Hello everyone, my name is Charu and I am from INGRACE. So our today's topic is biological classification का सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं अब। तो जैसे कि हमने पिछले पार्ट में क्या किया था बेटा, पिछले पार्ट में हमने ये टॉपिक्स कवर किए थे जिसमें हमने किया था क्लासिफिकेशन सिस्टम्स किए थे। किसके? अरिस्टोटले के बारे में पढ़ा था। अरिस्टोटले ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। देन वी हैव स्टडीड लीनियस, जिन्होंने भी टू किंगडम क्लासिफिकेशन हमें दिया था। एंड वी हैव स्टडीड आर.एच. विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, इसके बाद हमने किया था कार्ल वूज का 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हमने स्टडी किया था। उसके बाद हमने किंगडम मोनेरा को स्टार्ट कर दिया था बेटा। इसमें हमने शेप्स पढ़ी थी कि बैक्टीरिया कौन कौन से शेप्स में पाए जाते हैं, है ना, कौन कौन से हैबिटेट्स में सरवाइव कर सकते हैं, एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस में सरवाइव कर लेते हैं। तो मोनेरा के बारे में हमने कुछ बातें शुरू करी थी। तो आज के जो हम टॉपिक्स लेकर चलेंगे वो कुछ इस तरह होंगे। किंगडम मोनेरा को ही आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक रहेगा कि स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि जो बैक्टीरिया है उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनके फ्लैजेला का स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। देन वी विल स्टडी बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया के सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस तरीके से बनता है, उसकी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन किन चीजों की बनी होती है। देन वी विल स्टडी उनका न्यूट्रिशन, बैक्टीरिया किस तरीके से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। न्यूट्रिशन के टाइप्स पढ़ेंगे जिसमें हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा मोनेरा किस तरीके से रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो उसमें हम ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन मेथड्स को डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टारगेट ये रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं वो दोनों तरीके के हो सकते हैं। वो मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। मोटाइल मतलब दे कैन मूव, मूवमेंट शो कर सकते हैं, और नॉन मोटाइल भी बैक्टीरिया हमारे एनवायरमेंट में पाए जाते हैं। तो जो बैक्टीरिया में मूवमेंट है, अगर बैक्टीरिया मोटाइल है तो किस तरीके से वो मूवमेंट करता है, तो इट मूव बाय द मीन्स ऑफ फ्लैजेला। ठीक है, इट हैज अ स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लैजेला विच हेल्प्स इन मूवमेंट। ठीक है, फ्लैजेलेशन क्या होता है? यही फ्लैजेला के नंबर और अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? फ्लैजेला, नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला। कि एक बैक्टीरिया की बॉडी पर फ्लैजेला किस तरीके से अरेंज्ड है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं, उस टर्म को हम कहते हैं फ्लैजेलेशन। वहीं पर एक टर्म आती है पेरिट्राइकस। व्हाट इज पेरिट्राइकस? जब बैक्टीरिया की पूरी होल बॉडी पर फ्लैजेला पाए गए हो, जब बैक्टीरिया की पूरी बॉडी पर बेटा अगर फ्लैजेला प्रेजेंट हो तो हम उस कंडीशन को बोलते हैं पेरिट्राइकस। When flagella are found on the whole body of bacteria, तो वो कौन कौन से बैक्टीरिया हैं? तो एग्जांपल में हमारा है ई कोलाई एंड साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, ये दो बैक्टीरिया हैं जो पेरिट्राइकस कंडीशन में हमें मिलते हैं। क्लियर? तो हमने क्या बात करी? बैक्टीरिया मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर मोटाइल है तो किस वजह से मोटाइल है, वो क्या प्रेजेंट है उसके अंदर? फ्लैजेला प्रेजेंट है। ठीक है, फ्लैजेला प्रेजेंट है अगर, तो उसके नंबर और उसके अरेंजमेंट को स्टडी करने के लिए उसको हम क्या कहते हैं? फ्लैजेलेशन कहते हैं। एक कंडीशन है पेरिट्राइकस। पेरिट्राइकस क्या कंडीशन है? जब बैक्टीरिया की होल बॉडी पर फ्लैजेला प्रेजेंट हो तो उसे हम बोलते हैं पेरिट्राइकस कंडीशन। इसका एग्जांपल कोई हमसे पूछे तो एग्जांपल क्या होगा हमारा? ई कोलाई एंड साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, अब आते हैं जो ये फ्लैजेला है वो किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। ठीक है,
स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया के फ्लैजेलम का। तो ये जो फ्लैजेला है ये 3 चीजों से मिलकर बना होता है। पहला है अपना बेसल बॉडी, ठीक है। बीच में मिडल में होता है हमारा हुक और उसके बाद हमारा प्रेजेंट होता है फिलामेंट। जब हम बेसल बॉडी की बात करते हैं तो बेसल बॉडी किससे मिलकर बनी होती है? बेसल बॉडी इज मेड फ्रॉम, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? सेल वॉल प्लस सेल मेम्ब्रेन। बेसल बॉडी के अंदर सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों चीजें होती हैं। ये देखो, जब तुम बेसल बॉडी को देखोगे यहाँ पर तो इसके अंदर ये वाला पार्ट सेल वॉल का पार्ट भी है और ये नीचे वाला सेल मेम्ब्रेन का पार्ट भी है। अच्छा, यहाँ पे लिख रहा है सेल मेम्ब्रेन का पार्ट भी है। इट मीन बेसल बॉडी ये पूरा मिलकर बनाकर क्या बनता है हमारा? सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन बनाकर हमारा मिलकर क्या बनता है? हमारा बेसल बॉडी बनता है, ठीक है। फिलामेंट क्या है? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और इन दोनों को जोड़ने वाला स्ट्रक्चर क्या होता है? हमारा हुक, ठीक है। तो हुक क्या है? इन दोनों को बेस हुक, व्हाट इज हुक? स्ट्रक्चर कनेक्टिंग बेसल बॉडी एंड फिलामेंट, ठीक है। हुक का कुछ पार्ट सेल वॉल से कनेक्टेड होता है, ठीक है। देख रहे हो, हुक का कुछ पार्ट हमारा सेल वॉल से कनेक्टेड होता है। और फिलामेंट किससे कनेक्ट होता है? फिलामेंट इज कनेक्टेड फ्रॉम हुक। ये कुछ तरीके से फ्लैजेला का स्ट्रक्चर होता है, 3 चीजों से मिलकर बना है। कौन कौन सी चीजें हैं? एक है हमारी बेसल बॉडी, फिर है हमारा हुक एंड फिलामेंट। इन 3 चीजों से मिलकर हमारा फ्लैजेला का स्ट्रक्चर बना होता है, ठीक है। अब बात करते हैं जो ये बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट है ये किन चीजों से मिलता है? तो देखो, अ फ्लैजेलम ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, जो हमने बात करी अभी, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट, ठीक है। जो बेसल पार्ट है इट लाइज विद इन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, देखा था अभी। अगर हुक की बात करें तो व्हाट इज हुक? इट कनेक्ट्स द बेसल बॉडी टू फिलामेंट, ये बेसल बॉडी को फिलामेंट से कनेक्ट करता है। इट इज द मिडल पार्ट ऑफ फ्लैजेलम, ये फ्लैजेलम का अपना मिडल पार्ट है, मिड पार्ट है, ठीक है। इसका कुछ पार्ट, इट सम पार्ट लाइज विद इन द सेल वॉल, इसका कुछ पार्ट सेल वॉल में लाई करता है, ये वाला पार्ट है ना। फिलामेंट पे आते हैं। इट इज सिलेंड्रिकल, ठीक है, एंड हॉलो स्ट्रक्चर। किससे बना होता है? मेड अप ऑफ प्रोटीन मोनोमर। ईच मोनोमर इज मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन। प्रोटीन का नाम क्या है? फ्लैजेलिन। इससे मिलकर बना होता है हमारा फिलामेंट, ठीक है। समझ आया? फ्लैजेला हमारा किन 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है? बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। अब बात करते हैं कि और क्या होता है बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में। तो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में हमें एक और चीज देखने को मिलती है जिसको हम कहते हैं पिल्लाई, ठीक है। अगर सिंगुलर की बात करें, एक की बात करें, तो उसको हम बोलते हैं पाइलस, एंड प्लूरल में हम बोलते हैं पिल्लाई। तो जब बैक्टीरिया की सेल वॉल कवर्ड रहे किससे? न्यूमरस हेयर लाइक स्ट्रक्चर से, तो उनको हम कहते हैं पिल्लाई। तो देखो, यहाँ तुम्हें लॉन्ग फ्लैजेला दिखा रखा है, ठीक है। फ्लैजेला क्या होते हैं? कंपैरेटिवली लॉन्ग होते हैं। पिल्लाई कैसे होते हैं? शॉर्ट होते हैं थोड़े, ठीक है। फिम्ब्रिए आर स्मॉलर, उससे भी छोटे।
ठीक है, तो पिल्लाई देखो, ये वाले ब्राउन स्ट्रक्चर क्या है, हमारे पिल्लाई है। कैसे हैं ये, हेयर लाइक है। पिल्लाई आर स्मॉलर देन फ्लैजेला, हमेशा फ्लैजेला से शॉर्ट होंगे, स्मॉलर होंगे। अब पिल्लाई भी जो है, वैसे तो पिल्लाई आर ऑलवेज स्मॉलर देन फ्लैजेला, बट इसमें भी अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो पिल्लाई कुछ शॉर्ट भी पाए जाते हैं और कुछ लॉन्ग पिल्लाई भी हमारे बैक्टीरिया की सेल वॉल पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और पिल्लाई के बारे में हम सेल वाले चैप्टर में डिस्कस करते हैं। ठीक है, समझते हैं, पिल्लाई का पूरा स्ट्रक्चर डिस्कस किया जाता है, उसको हम उसमें डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का। ठीक है, या बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि बैक्टीरिया का जो सेल का स्ट्रक्चर है वो तीन चीजों से, आउटर मेम्ब्रेन से, तीन आउटर मेम्ब्रेन से बनता है। कौन कौन सी मेम्ब्रेन, कौन कौन से है वो, एक है पहली हमारी ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरी है हमारी सेल वॉल, एंड थर्ड इज सेल मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है। बैक्टीरियल सेल की आउटर मोस्ट लेयर इज ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद हमें सेल वॉल देखने को मिल जाती है, और उसके बाद हमें सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। ठीक है, although each layer of the envelope performs distinct function, वैसे तो तीनों का फंक्शन अलग अलग होता है, लेकिन अगर इनको यूनाइटेडली देखें तो ये किसका काम करती हैं, ये तीनों ही किसका काम करती हैं, प्रोटेक्शन का काम करती है। ठीक है, सेल को एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में भी प्रोटेक्शन देती हैं। ठीक है, कैसा भी एनवायरनमेंट हो उसको प्रोटेक्ट करके रखती हैं ताकि यू कैन सर्वाइव। ग्लाइकोकैलिक्स देखते हैं, जो ग्लाइकोकैलिक्स का कैप्सूल होता है, ये रहा अपना आउटर मोस्ट लेयर ग्लाइकोकैलिक्स की, ये कैसा होता है, इट इज थिक। ठीक है, थिक लेयर होती है, नॉन स्टिकी होती है और स्मूथ होती है। ठीक है, वहीं हम देखें स्लाइम लेयर, अगर ग्लाइकोकैलिक्स स्लाइम लेयर में प्रेजेंट होता है तो वो थिन होगा। ठीक है, अपोजिट होगा इसका, स्टिकी होगा और इरेगुलर एंड रफ लेयर होगी। ठीक है, तो ग्लाइकोकैलिक्स दो तरीके से प्रेजेंट हो सकता है, या तो वो कैप्सूल की फॉर्म में प्रेजेंट होगा या फिर वो स्लाइम लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ठीक है, अगर ग्लाइकोकैलिक्स कैप्सूल की फॉर्म में प्रेजेंट है, अगर ग्लाइकोकैलिक्स कैप्सूल की फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। ठीक है, ये कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जनरली बेटा कैसा होता है, पैथोजेनिक होता है। ठीक है, डिजीज कॉजिंग होता है जनरली। कौन सा बैक्टीरिया, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। ठीक है, तो भाई इसने लिख रखा है कि व्हेन बैक्टीरिया इज सराउंडेड बाय कैप्सूल, जब बैक्टीरिया कैप्सूल से सराउंडेड होता है तो इट इज कॉल्ड कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। दिस फॉर्मेशन ऑफ कैप्सूल इज परफॉर्म्ड बाय सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ये कैप्सूल बनता है। ये जनरली कैसा होता है, पैथोजेनिक होता है। ठीक है, अब अगर ये कैप्सूल की बात करें तो कैप्सूल किससे मिलकर बना होता है, ये मिलकर बना होता है पॉलीसेक्राइड से एंड पॉलीपेप्टाइड से। इन दो चीजों से मिलकर हमारा कैप्सूल बनता है। ठीक है,
वही इसमें लिखा है, कैप्सूल इज मेड अप ऑफ पॉलीसेक्राइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स। अगर ये पॉलीसेक्राइड्स लूजली अरेंज्ड हैं, यही पॉलीसेक्राइड अगर बैक्टीरिया की वॉल पर लूजली अरेंज्ड है तो वो एक थिन और स्टिकी लेयर बना देते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, स्लाइम लेयर, जो हमने यहाँ पर पढ़ा। ठीक है, अगर वो अच्छे से अरेंज है, कॉम्पैक्टली अरेंज है, ठीक है, थिक लेयर में प्रेजेंट है, तो वो कैप्सूल की फॉर्मेशन करते हैं। वहीं अगर ये पॉलीपेप्टाइड या पॉलीसेक्राइड लूजली अरेंज है, थिन लेयर है, स्टिकी है, तो वो एक स्लाइम लेयर की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये नॉन पैथोजेनिक होती है। ग्लाइकोकैलिक्स का काम क्या होता है, जैसे कि हमने देखा कि प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरिया फ्रॉम WBC एंड ऑल्सो हेल्प्स इन कॉलोनी फॉर्मेशन। WBC से प्रोटेक्शन का काम करती है। ठीक है, तो ये था हमारा ग्लाइकोकैलिक्स। नेक्स्ट आते हैं हम किस पे, सेल वॉल पर। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो कैसी होती है, रिजिड होती है। किससे मिलकर बनी होती है, पहले भी हमने डिस्कस करा, पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। इंपॉर्टेंट है ये, आगे तक याद रखना है। बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी है, पेप्टिडोग्लाइकन से बनी है। वहीं अगर बैक्टीरिया भी हमारे पास दो टाइप का होता है, एक होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है, इसकी जो सेल वॉल है वो कैसी है, सिंगल लेयर है। और वो किससे बनी है, मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। वहीं अगर मैं बात करूं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, तो इसकी जो सेल वॉल है, एक तो वो डबल लेयर्ड है, ठीक है, और वो किससे बनी है, मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन एंड पॉलीसेक्राइड, लिपोपॉलीसेक्राइड। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो आउटर लेयर में प्रेजेंट होगा, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है तो आउटर में पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट होता है, जबकि लिपोपॉलीसेक्राइड अपना इनर लेयर पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो बैक्टीरिया दो तरीके के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। वो स्टेनिंग पे डिपेंड करता है, कैसी स्टेनिंग प्रोसेस है इनकी। ठीक है, सेल वॉल की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सिंगल लेयर्ड के होते हैं, ग्राम नेगेटिव डबल लेयर्ड होते हैं। ये सिंगल लेयर्ड है, किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन से। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अपने डबल लेयर्ड होते हैं, आउटर लेयर पेप्टिडोग्लाइकन की होती है और इनर लेयर अपनी लिपोपॉलीसेकेराइड की होती है, लिपिड्स प्लस पॉलीसेकेराइड। ठीक है, देखो यही लिख रखा है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव में सेल वॉल जो होती है वो सिंगल लेयर होती है और थिक होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। लिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं बट इन लेस क्वांटिटी। ठीक है, बहुत ही कम क्वांटिटी में लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। जबकि बात करें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, तो इनकी सेल वॉल कैसी होती है, डबल लेयर्ड। ठीक है, इनकी कैसी है, सिंगल लेयर्ड है, थिक है। इनकी कैसी है, डबल लेयर्ड है। ठीक है, इनर लेयर कैसी है, थिन है और किससे बनी है, पेप्टिडोग्लाइकन से बनी है, जबकि आउटर लेयर इज थिक एंड मेड अप ऑफ लिपोपॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। पहले क्या पढ़ा हमने
कि जो सेल एनवलप है वो किससे बना होता है बेटा? सबसे पहले आउटर लेयर कौन सी है हमारी? ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, आउटर लेयर कौन सी थी? ग्लाइकोकैलिक्स। सेकेंड लेयर कौन सी आई अपनी सेल एनवलप जो बनाती है? सेल वॉल। ठीक है, अब हम क्या डिस्कस करेंगे? सेल मेम्ब्रेन। तो देखो, जो सेल मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया की, दिस इज द इनर मोस्ट लेयर। इनर मोस्ट लेयर है ये सबसे, और किससे बनी है? मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन। ठीक है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी है। जो सेल मेम्ब्रेन है वो किससे बनी है? लिपिड्स एंड प्रोटीन से बनी है। ठीक है, लिपिड्स प्लस प्रोटीन से बनी है। जो यूकैरियोट्स की मेम्ब्रेन है, जैसे कि वो बनी होती है अपनी बाई लेयर डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है ना, लिपिड्स और प्रोटीन की बनी होती है, डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है जैसे कि यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन होती है। सेम बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन भी उसी तरीके से लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, हम साइटोप्लाज्म में बात करें तो साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मैंने जैसे कि पहले बताया था कि ये क्या है, जो बैक्टीरिया है, जो मोनेरा है, वो कैसे स्ट्रक्चर है? प्रिमिटिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स हैं, और प्रोकैरियोट्स में जो ये सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते। प्रोकैरियोट्स और बैक्टीरिया लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। इट मीन जितने भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है वो कैसे होंगे? वो बिना मेम्ब्रेन के प्रेजेंट होंगे, दे लैक सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इन बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, माइक्रोबॉडीज आर एब्सेंट। ठीक है, ये सब एब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। हमने अभी तक स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा है कि जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है वो ग्लाइकोकैलिक्स से बना है, देन वी हैव सीन सेल वॉल, और उसके बाद हमने देखा सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, साइटोप्लाज्म में देखा हमने ये सारे स्ट्रक्चर्स एब्सेंट होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अब आते हैं बेटा आगे। एक मिनट। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स में हमने देखा वो सारे स्ट्रक्चर्स तो एब्सेंट होते हैं, तो क्या प्रेजेंट होता है इसमें? इसके अंदर कुछ मीजोजोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से इन फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम मीजोजोम कहते हैं। ठीक है, तो ये जो मीजोजोम है वो दो तरीके से प्रेजेंट हो सकते हैं। ये क्या बना सकते हैं? ये ट्यूब्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं या फिर लैमेले बनाते हैं। ठीक है, ये भी हम सेल वाले पार्ट में पढ़ते हैं, सेल वाले चैप्टर में अपना। मीजोजोम इज अ स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय एक्सटेंशन और इनफोल्डिंग। ठीक है, इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर होता है, और इनवेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसकी इनफोल्डिंग की है हमने? प्लाज्मा या सेल मेम्ब्रेन की। These extensions are in the form of vesicles, tubules and lamellae. ठीक है, tubules, lamellae and vesicles भी बना सकते हैं ये। ठीक है,
तो मीजोजोम इन 3 चीजों को बना सकते हैं, या तो वेसिकल बनाएंगे या ट्यूब्यूल्स या फिर लैमेले। इनका फंक्शन क्या होता है, ये फंक्शनली माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करते हैं। ठीक है, इनके अंदर जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव एंजाइम होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, तो मीजोजोम माइटोकॉन्ड्रिया की तरह फंक्शन करते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह फंक्शन करते हैं, तो फंक्शंस की भी बात कर लेते हैं। दे हेल्प इन, सबसे पहला फंक्शन देखते हैं, दे हेल्प इन सेल रेस्पिरेशन। सेल रेस्पिरेशन में काम आते हैं एंड सेल वॉल सिक्रीशन प्रोसेस टू इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट। ठीक है, तो बेसिकली हमें ये याद रखना है कि सेल रेस्पिरेशन में काम करते हैं, ठीक है, और सेल वॉल की कुछ सिक्रीशन करते हैं ये कौन, मीजोजोम्स। ठीक है, दूसरे फंक्शन क्या होता है इनका, दे हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए के रेप्लिकेशन में भी मदद करते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा मीजोजोम के बारे में। मीजोजोम का हम आगे भी डिस्कस करेंगे, इसमें जब हम रिप्रोडक्शन देखेंगे तो हम देखेंगे किस तरीके से मीजोजोम काम करता है इन डीएनए रेप्लिकेशन या फिर इन रिप्रोडक्शन। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई, चलो आगे बढ़े। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, जितना अब तक पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे, जल्दी जल्दी से देखते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन है अपना, सेल एनवलप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल डज नॉट इंक्लूड, इनमें से कौन सी चीज प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती, नॉट। सेल वॉल होती है क्या, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल मेम्ब्रेन या फिर पिल्लाई। तो सेल एनवलप में इनमें से क्या चीज नहीं होती, तो सेल एनवलप तो सेल वॉल से, ग्लाइकोकैलिक्स से, सेल मेम्ब्रेन, तीनों चीजों से मिलकर बनता है। क्या चीज नहीं होती अपनी, पिल्लाई प्रेजेंट नहीं होते सेल एनवलप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, which of the following structure is present only in prokaryotic cell, इनमें से कौन सी चीज सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में ही देखने को मिलेगी, तो देखो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ये सब यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं, सिर्फ मीजोसोम ही है जो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट पे आते हैं, बैक्टीरिया न्यूट्रिशन। बैक्टीरिया किस तरीके से अपना न्यूट्रिशन लेता है। मैं बात करूं अगर न्यूट्रिशन की, तो ध्यान से सुनना, व्हाट इज न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या होता है। अगर आपसे पूछूं न्यूट्रिशन क्या होता है, तो न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस जिससे हम खाना लेते हैं। ठीक है, हम अपना खाना किससे लेते हैं, थ्रू माउथ, तो वही प्रोसेस क्या है, न्यूट्रिशन है ना। व्हाट इज न्यूट्रिशन, it is a process by which organisms take their food, है ना। ये तो हो गई सिंपल सी बात जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपना खाना लेते हैं। ठीक है, अब बैक्टीरिया न्यूट्रिशन की पे आते हैं, उससे पहले एक चीज है कि जो न्यूट्रिशन है वो हमने पढ़ा है पहले से कि न्यूट्रिशन जो है दो टाइप का होता है। एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और एक होता है अपना हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करूं तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, तो भाई हम ये भी पढ़ते आ रहे हैं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इट इज अ प्रोसेस बाय विच
एनी ऑर्गेनिज्म कैन मेक देयर ओन फूड, है ना, अपने आप जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना बनाते हैं या लेते हैं, उस प्रोसेस को हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, है ना, हमने यही पढ़ा है। बट अगर जैसे मैं बात करूं, जैसे प्लांट है, ये एक ट्री है, ठीक है, तो इसमें जो प्लांट्स हैं, इसमें खाना कहाँ बन रहा होगा, प्लांट्स के ग्रीन पार्ट पर या लीव्स पर बात करूं, है ना, फूड यहाँ बन रहा होगा, ठीक है। तो फूड जब बन रहा होगा तो मैं बात कर सकती हूँ कि ये किस पार्ट पे बन रहा है, मैं कहती हूँ कि लीव्स के सेल में बन रहा है ना, अल्टीमेटली बन कहाँ रहा है, लीव्स के सेल में बन रहा है, क्योंकि क्लोरोफिल वहीं प्रेजेंट है। क्या वो रूट्स में बन रहा है, फूड क्या रूट्स में बन रहा है, जी नहीं बन रहा। तो अगर मैं सेल के रिस्पेक्ट में बात करूं, इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल, तो भाई न्यूट्रिशन जो है हम इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल की में देखें तो प्लांट के सिर्फ इस पार्ट में बन रहा है, इस पार्ट में नहीं बन रहा, रूट में फूड नहीं बन रहा, तो यहां से भी क्या होगा, वो ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, समझाने का मतलब तुम्हें ये है कि जो न्यूट्रिशन है वो हम सेल के रिस्पेक्ट में देखते हैं बजाय ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। तो इसको हम ऑर्गेनिज्म की तरह ही भी मतलब बोल सकते हैं कि ट्रीट कर सकते हैं, ये क्या है, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। लेकिन अगर अल्टीमेटली देखें तो प्लांट का भी कुछ ही पार्ट खाना बना रहा है, बाकी तो अपना ट्रांसपोर्ट ही हो रहा है ना। हम भी हेटरोट्रॉफ फिर न्यूट्रिशन ही करते हैं, ठीक है, लेते ही हैं अपना खाना किसी और के थ्रू, प्लांट्स के थ्रू, ठीक है। तो अब आते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, क्या है ये, इट इज अ प्रोसेस by which plants, और यहाँ हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, बैक्टीरिया मेक देयर ओन फूड, ठीक है। तो ऐसे ही ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है, तो मैं सेल के रिस्पेक्ट में देखूं तो मान लो ये बैक्टीरिया का सेल है, ठीक है, ये बैक्टीरिया का सेल है, और इसके अंदर बाहर से क्या आ रहा है, मान लो CO2 आ रहा है, वाटर आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, CO2 और वाटर क्या है अपना, इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है, क्या है, इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। जब वो बैक्टीरिया के सेल में आएगा या प्लांट के सेल में आएगा, कोई भी एक चीज जो ऑटोट्रॉफिक है, ठीक है, बैक्टीरिया भी है प्लांट भी है, जब वो इसके सेल में आएगा तो क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, C6H12O6 ग्लूकोज बनाएगा, ठीक है। तो ये जब इनऑर्गेनिक चीज सेल के अंदर आई तो क्या हुआ बेटा, तो ये इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन, ठीक है। तो पहले चीज क्या हुई, इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट कन्वर्ट इनटू ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, ग्लूकोज क्या है, ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है ना। तो एक इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हो गया, और वो किसके थ्रू हुआ है, थ्रू रिडक्शन हुआ है। यही प्रोसेस क्या कहलाती है, हमारी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो हमारा जो खाना है, ग्लूकोज बना है, वो किससे बना है, रिडक्शन की प्रोसेस से बना है। इसमें रिड्यूस क्या हुआ है, इसमें रिडक्शन किसका हुआ है, रिडक्शन ऑफ CO2 हुआ है, रिडक्शन ऑफ CO2 हुआ है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। तो पूछेगा किसका रिडक्शन हुआ है, CO2 का रिडक्शन होके ही क्या बनता है हमारा, ग्लूकोज बनता है, ठीक है। अच्छा,
एक बार ऑटोट्रॉफिक हम डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है और डिटेल में। तो देखो, व्हाट आर ऑटोट्रॉफ्स? दीज बैक्टीरिया यूज लाइट और केमिकल एनर्जी फॉर देयर ओन फूड सिंथेसिस। तो देखो, अब हमने ऑटोट्रॉफिक की बात करी। ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो दो तरीके से कर सकते हैं। या तो वो ऑर्गेनिज्म, अब उनको एनर्जी चाहिए, है ना? तो अगर, एक मिनट, अगर वो एनर्जी सनलाइट की फॉर्म में मिल रही है प्लांट्स को या बैक्टीरिया को, ठीक है, सनलाइट की फॉर्म में मिल रही है, तो हम उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं क्या? उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं बेटा फोटो ऑटोट्रॉफ्स। क्यों? क्योंकि वो अपना खाना किसकी मदद से बना रहे हैं? सनलाइट की मदद से। ठीक है। अगर वो एनर्जी किसी केमिकल के थ्रू ले रहे हैं, तो वो ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाएंगे? वो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? कीमो ऑटोट्रॉफ। ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी दो तरीके से हो सकता है, एक तो होता है हमारे फोटो ऑटोट्रॉफ, एक होते हैं अपने कीमो ऑटोट्रॉफ। अगर कोई ऑर्गेनिज्म फोटो ऑटोट्रॉफ है तो उसे क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए, है ना? और क्या चाहिए? पिगमेंट चाहिए। ठीक है, पिगमेंट चाहिए। वो पिगमेंट ज्यादातर क्या होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में भी कौन सा? अगर मैक्सिमम बात करें तो क्लोरोफिल ए। ठीक है, ये हम प्लांट किंगडम में पढ़ते हैं आगे। तो अगर सनलाइट के थ्रू कोई ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो रहा है तो उन प्लांट्स को पिगमेंट की जरूरत होती है। वो पिगमेंट कौन सा होता है बेटा? क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल भी कई टाइप का होता है, एबीसी। तो क्लोरोफिल में भी क्लोरोफिल ए मैक्सिमम टाइप का पिगमेंट यूज करते हैं प्लांट्स। क्लियर? अगर मैं बात करूं केमिकल में, केमिकल में क्या पिगमेंट की जरूरत होती है? कीमो ऑटोट्रॉफ्स की पिगमेंट की जरूरत होती है? नहीं, नो पिगमेंट इज इन्वॉल्व। ठीक है, क्लियर हुई इतनी बात? देखो, इन्होंने वही लिख रखा है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी की सोर्स के बेसिस पर ऑटोट्रॉफ दो तरीके से डिवाइड किए जाते हैं। एक होते हैं हमारे फोटोसिंथेटिक, एक होते हैं हमारे कीमोसिंथेटिक। ठीक है। देखो, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स या फिर इन्हें हम फोटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं या फोटो ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं। इनमें जो बैक्टीरिया है, दीज बैक्टीरिया यूज लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी की मदद से क्या बनाते हैं? फूड का सिंथेसिस करते हैं। ठीक है। CO2 आई, ठीक है, ये CO2 जब आई तो इसका रिडक्शन हुआ और क्या बन गया? C6H12। ठीक है। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में जो हाइड्रोजन डोनर होता है वाटर नहीं होता, क्या होता है? hydrogen donor is not water, so they do not release oxygen during photosynthesis। तो इस फोटोसिंथेसिस को हम नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं। देखो, कहने का मतलब क्या है इसका, कि फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स भी दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं हमारे
मान लो इसमें एक का बाय प्रोडक्ट हमारा ऑक्सीजन आ रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन की मदद से फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं, या उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जहां पर फोटोसिंथेसिस में बाय प्रोडक्ट अदर देन ऑक्सीजन आता है, तो वो प्रोसेस कहलाई जाती है एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अदर देन ऑक्सीजन आता है तो क्या आ सकता है, तो ज्यादातर क्या आता है बेटा, देखो क्या आता है, बाय प्रोडक्ट क्या आ सकता है, बाय प्रोडक्ट आता है हमारा सल्फर। ठीक है, ऑन सल्फर। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या बात करी, न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है, एक होता है हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक होता है हमारा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमने देखा कि दो तरीके के मैकेनिज्म हो सकते हैं। अगर एनर्जी सनलाइट की फॉर्म में यूज कर रहे हो, अगर सनलाइट ले रहे हैं, तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स। अगर वो किसी केमिकल के थ्रू अपना खाना बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं, कोई पिगमेंट की जरूरत नहीं पड़ रही, तो उनको हम बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, और एक चीज हमने बात करी कि अगर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स में ही अगर उनका बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑर्गेनिजम्स का, बैक्टीरिया का, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। जबकि अगर बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन ना होकर सल्फर आता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो बैक्टीरिया भी ऐसे चार बैक्टीरिया होते हैं जैसे सल्फर वाले। एक होते हैं हमारे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है, एक होते हैं ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया, एक होते हैं हमारे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, और एक होते हैं हमारे पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। ये किस बेसिस से हमने डिवाइड करे हैं, तो जब पिगमेंट ग्रीन हो और सल्फर आ रहा हो बाय प्रोडक्ट, ठीक है, बाय प्रोडक्ट सल्फर आ रहा हो, तो वो बैक्टीरिया होता है अपना ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, अगर वो पिगमेंट जो है ग्रीन हो और बाय प्रोडक्ट सल्फर नहीं आ रहा है, ठीक है, बाय प्रोडक्ट नॉन सल्फर आ रहा है, तो उस बैक्टीरिया को हम कहते हैं ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, उसी तरीके से अगर पिगमेंट पर्पल है तो उसको हम बोलते हैं पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, और अगर पिगमेंट पर्पल है और बाय प्रोडक्ट नॉन सल्फर आ रहा है तो हम उसे लिखते हैं पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, अगर पिगमेंट भी देखना चाहते हो तो पिगमेंट है, ये जो ग्रीन पिगमेंट होता है इसका नाम होता है बैक्टीरियोफिल, और अपना पर्पल जो पिगमेंट होता है उसका नाम होता है परफ्यूजिन। ठीक है, अब आते हैं अपना कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स पे। तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ हमने अभी पढ़ा कैसे होते हैं, दीज आर नॉन फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स
ठीक है, ये सनलाइट की मदद से अपना खाना नहीं बनाते, किसकी मदद से बनाते हैं? थ्रू केमिकल्स। दे यूज केमिकल एनर्जी इंस्टेड ऑफ लाइट एनर्जी फॉर फूड सिंथेसिस। ठीक है, केमिकल एनर्जी की मदद से अपना खाना बनाते हैं बजाय लाइट एनर्जी की मदद से। दीज बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज सम केमिकल्स, ये कुछ केमिकल को ऑक्सीडाइज करके फूड का सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो उनके एग्जाम्पल देख लो, इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल, अपने एनसीईआरटी में गिवन है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं कुछ। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं? नाइट्रेट बैक्टीरिया को कन्वर्ट करते हैं अमोनिया में। ठीक है, कन्वर्ट अमोनिया इनटू नाइट्रेट, इनको हम बोलते हैं नाइट्राइट बैक्टीरिया। और वहीं अगर नाइट्राइट नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम बोलते हैं नाइट्रेट बैक्टीरिया। ठीक है, तो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गया इसलिए हमने इसको बोला नाइट्रेट बैक्टीरिया। इसमें अमोनिया नाइट्राइट में कन्वर्ट हो गया तो इसलिए हमने इसका नाम दिया नाइट्राइट बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया के एग्जाम्पल भी याद होने चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। नाइट्राइट बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं? अपने नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस। नाइट्रेट बैक्टीरिया होता है अपना नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है जो गिवन है एनसीईआरटी में। ठीक है, पूछ सकता है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं अपना हेट्रोट्रॉफ्स पर। देखो, हेट्रोट्रॉफ्स की अगर बात करें, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी तीन तरह का हो सकता है। एक होता है अपना सेप्रोट्रॉफिक, ठीक है, एक होता है अपना पैरासिटिक, और एक होता है अपना सिम्बायोटिक। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करें अगर, तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बेसिकली होता क्या है? व्हाट आर हेट्रोट्रॉफ्स? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना किसी और के थ्रू ले रहे हैं। ठीक है, चाहे वो प्लांट हो या फिर वो कोई और एक दूसरा ऑर्गेनिज्म हो। ठीक है, तो हेट्रोट्रॉफ्स कौन होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड किससे लेते हैं? किसी और प्लांट से या ऑटोट्रॉफ से या फिर किसी और एक ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे तीन तरीके के हमारे पास हेट्रोट्रॉफ बैक्टीरिया है। हेट्रोट्रॉफ बैक्टीरिया है कौन कौन से? पहला है अपना सेप्रोट्रॉफिक। सेप्रोट्रॉफिक में जो बैक्टीरिया है वो किससे अपना फूड लेता है? डेड एंड डीके मैटर। कोई भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डेड हो गया है, ठीक है, और जो डीके की प्रोसेस में है, ठीक है, सड़ने गलने की प्रोसेस में है, तो बैक्टीरिया अपना खाना इनसे लेते हैं और अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं पैरासिटिक न्यूट्रिशन की, पैरासाइट की, तो व्हाट आर पैरासाइट्स? दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये अपना खाना किससे लेते हैं? किसी और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही अपना खाना लेते हैं। जबकि सेप्रोट्रॉफ कैसे हैं? कोई भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म से लेते हैं जो ऑलरेडी डेड है और डिके है। ठीक है, खराब है, मर गया है, सड़ गया है, उससे अपना खाना लेते हैं। पैरासाइट्स में जो बैक्टीरिया है वो एक और दूसरे बैक्टीरिया या ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेता है, ऑब्टेन करता है। सिम्बायोटिक की मैं बात करूं तो सिम्बायोटिक में क्या है? जो बैक्टीरिया है वो दूसरे बैक्टीरिया से अपना फूड इस तरीके से लेता है कि दोनों को फायदा। फॉर एग्जाम्पल, मैं हूँ, मतलब मेरी एक फ्रेंड है, मैंने उससे बोला कि यार तू आज मार्केट से मेरा सामान लिया, मैं तेरा होमवर्क कर दूंगी। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? दोनों को फायदा हो रहा है। ठीक है, दोनों को बेनिफिट है। तो वही एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है या सिम्बायोटिक एक न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है। तो इसमें क्या होता है? ये बैक्टीरिया कैसे अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, लेते हैं? दे फॉर्म सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद अदर
ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं ये। These bacteria convert atmospheric nitrogen into ammonia. और कैसे कंपाउंड्स बनाते हैं, लाइक अमीनो एसिड्स और सॉल्ट्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका, राइजोबियम। राइजोबियम क्या है, ऐसा प्लांट है जो रूट नोड्यूल्स में जाकर, लेग्यूमिनस प्लांट है, कैसा है, लेग्यूमिनस प्लांट है। ठीक है, तो ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फॉर्म करता है प्लांट्स में। तो हमने क्या बात करी, तीन तरीके के न्यूट्रिशन है। पहला अपना सेप्रोट्रॉफिक, जिसमें जो बैक्टीरिया है इट ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिके मैटर। इसका एग्जांपल क्या है, बैसिलस वल्गैरिस, क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum एंड स्यूडोमोनास। ठीक है, ये तीन एग्जांपल हैं। पैरासिटिक बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया जो है एक अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही अपना खाना लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो ये इनके एग्जांपल्स हैं। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है, सिंपल है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मोनेरा किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। सबसे मैं बात करूं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो रिप्रोडक्शन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन क्या है, इट इज अ प्रोसेस by which increase in number of organisms take place। ठीक है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम ऑर्गेनिजम्स का नंबर इंक्रीज करते हैं। ठीक है, जनरली मैं बात करूं तो रिप्रोडक्शन क्या है, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होती है या मोनेरा में कैसे होती है, तो वो दो तरीके से हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन, इसमें क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। तो बैक्टीरिया किस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो देखो बैक्टीरिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दो तरीकों से कर सकते हैं। कौन कौन से तरीके हो सकते हैं वो, अगर कंडीशंस फेवरेबल हैं, ठीक है, फेवरेबल कंडीशंस मतलब तुम्हारे लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या है, हमारे लिए क्या है कि भाई हमें अच्छा खासा एसी मिले, ठीक है, टीवी मिल जाए देखने के लिए, है ना, और आराम से मस्त टीवी देख रहे हैं बैठकर, ये हमारे लिए क्या है, फेवरेबल कंडीशन है ना। जबकि मैं अनफेवरेबल कंडीशन क्या है, हमें कोई पढ़ने के लिए दे दिया जाए तो हमें वो क्या है, हमारे लिए अनफेवरेबल कंडीशन है। मतलब मोस्टली ऐसा होता है, सबके लिए नहीं है। ठीक है, तो फेवरेबल कंडीशंस अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं तो क्या होंगी कि जब उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर मिले, पीएच मिले, ठीक है, तो उसके लिए वो क्या है, फेवरेबल कंडीशन है। तो जब बैक्टीरिया अपनी फेवरेबल कंडीशन में होता है तो वो किस तरीके की रिप्रोडक्शन करता है इस सेक्शन में, तो वो करता है बाइनरी फिजन। अगर बैक्टीरिया अनफेवरेबल कंडीशन में है, उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर पीएच नहीं मिल पा रहा है, तो वो क्या करता है, स्पोर फॉर्मेशन।
ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन करता है, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बहुत कम कर देता है। जैसे हम अपनी अनफेवरेबल कंडीशन में चले जाएं, मतलब किसी एक ऐसे एनवायरनमेंट में चले जाएं जहाँ बहुत ज्यादा ठंड है, तो हमें क्या चाहिए, अपना रजाई स्वेटर ऐसा चाहिए, बस कंबल में अपना बैठ जाए आराम से रजाई में और कुछ करने को ना मिले, है ना। तो उसी तरीके से बैक्टीरिया भी अपनी अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करता है, स्पोर की फॉर्मेशन करने लगता है, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बहुत कम कर देता है। ठीक है, जबकि मैं बात करूं बैक्टीरिया की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। कैसी मैम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ट्रू और फॉल्स क्या होता है? तो बेटा कहने का मतलब ये है, अब बैक्टीरिया क्या है, मोनेरा क्या है, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है ना। प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होनी चाहिए वो उस टाइप की नहीं होती, वो एक प्रिमिटिव फॉर्म की होती है। कैसी होती है, प्रिमिटिव होती है। वही हमारी एनसीईआरटी भी लिखती है। ठीक है, तो हमने बात करी रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल भी होती है, सेक्सुअल भी होती है। एसेक्सुअल में अगर फेवरेबल कंडीशन है तो बाइनरी फ्यूजन होगा, अनफेवरेबल है तो स्पोर फॉर्मेशन होता है। सेक्सुअल में हमारी प्रिमिटिव फॉर्म की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अब देखो बेटा, इस क्लास में हम इतना ही करते हैं, रिप्रोडक्शन की ही प्रोसेस को आगे नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में करेंगे। मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, बाइनरी फिजन कैसे होती है, स्पोर फॉर्मेशन कैसे होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, इनके बारे में और डिटेल में डिस्कस करूंगी। ठीक है, तब तक के लिए इतना अच्छे से पढ़ना, एनसीईआरटी की बुक खोलकर थोड़ा वहां से लाइंस पढ़ना। ठीक है, होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।